Note 13 Pro Plus ने अपने डिजाइन के चलते काफी हाइप बनाई है, लेकिन फिर इसकी 32,000 की प्राइसिंग के बाद हाइप डेड हो गई क्योंकि लोगों को इसका प्राइस पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे काफी एस्पेक्ट्स में बेटर फोन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे Poco X6 Pro जो कि Xiaomi का ही प्रोडक्ट है। तो आखिर इस फोन को इन्होंने बनाया क्यों है? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए? नहीं, Xiaomi ओवरऑल ब्रांड की स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है और इस फोन के रिव्यू के साथ हम इसी स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं कि आखिर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद Redmi फोन्स। डिजाइन को लेके Xiaomi की अप्रोच काफी अच्छी है, स्पेशली फ्यूजन पर्पल कलर के साथ, और यही आपका गो टू ऑप्शन भी होना चाहिए क्योंकि इसकी वीगन लेदर बैक काफी अच्छी दिखती है। बाकी दोनों ही वेरिएंट्स में ग्लॉसी बैक है, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि सस्ते फोन्स का वीगन लेदर कुछ टाइम में खराब हो जाता है। बाकी फोन के डिजाइन को काफी थॉट डाल के बनाया गया है। ऐसे 3 सेक्शंस बनाना, उनको अलग अलग कलर देना लुक्स इंटरेस्टिंग। साइड्स इसकी प्लास्टिक की हैं और बहुत सारे छेदों से भरी हुई है। ऊपर स्पीकर है, IR ब्लास्टर है और 2 माइक्स हैं। साइड्स में वॉल्यूम और पावर बटन है और नीचे एक स्पीकर और USB 2.0 पोर्ट है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। Redmi से हम एटलीस्ट 3.0 पोर्ट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड कंसिडरिंग द प्राइस, साइड्स में भी प्लास्टिक की जगह एल्यूमिनियम होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह इन्होंने फोन को IP68 की रेटिंग दे दी है, तो अब ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। ऑल्दो इस रेंज में ऐसा करने वाले ये पहले नहीं है, मोटरोला ने ऑलरेडी ये कर रखा है, बट क्योंकि इन्होंने किया है तो एक अच्छी बात है। अब डिजाइन के सेक्शन से आप 2 बातें याद रखना, स्ट्रेटजी डिकोड करने के काम आएंगी। पहला कि इसमें वीगन लेदर बैक है जो कि बहुत अच्छी दिखती है, और दूसरा कि ये IP68 की रेटिंग के साथ आता है। अब हम डिस्प्ले पे आते हैं और यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखो, कहने को तो ये एक 6.67 इंच 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज पे चलती है, और इन्होंने डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा रखा है, जो कि बड़ी सही चीज है क्योंकि कर्व्ड स्क्रीन है तो प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए। और इसकी पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक जाती है, S23 अल्ट्रा से भी ज्यादा। बट पीक वर्ड इज द की हियर। इंडोर सिचुएशंस में तो हर फोन अच्छे से ब्राइट ही दिखता है, और आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस 1200 निट्स तक चली जाती है, जो कि ठीक है। आउटडोर में ये स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल रहती है। ये तो हुई ढंग की बातें। अब इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। ये डिस्प्ले बिना वजह एक्स्ट्रा शार्प है, स्पेशली वो कंटेंट जो डार्क कलर स्कीम को फॉलो करता है, जैसे कि मेरी वीडियोस होती हैं, तो उसमें आप बियर्ड में देखो कितनी एक्स्ट्रा शार्पनेस है। या अगर हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट MKBHD की स्किन टोन को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसने स्किन के पोर्स तक दिखा रखे हैं, ये इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा शार्प है। और अगर आप लो क्वालिटी में वीडियोस देखते हैं जैसे 360, 480 या 720p, वहां तो कहने ही क्या है, बंदा कोई और ही बन जाता है। और चाहे आप कोई भी कलर स्कीम चूज कर लो, स्टैंडर्ड, विविड, एडवांस में जाके ट्वीक्स कर लो, कुछ भी कर लो, ये डिस्प्ले ऐसी ही रहती है। मैंने इसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया था और एक ट्विटर यूजर ने बताया कि ये MediaTek के साथ दिक्कत आती है क्योंकि हार्डवेयर डिकोडिंग होती है, और इसलिए शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट से भी फिक्स नहीं हो सकती। अगर समहाउ ये फिक्स हो सकती है तो Xiaomi प्लीज इसे फिक्स कर दो। और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑलवेज ऑन नहीं रहती, 10 सेकंड के लिए चालू रहेगी और उसके बाद बंद। Xiaomi, इट्स कॉल्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर अ रीजन। और इसी डिस्प्ले में नीचे की तरफ एक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि अनलॉक करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बस इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे की साइड। लेकिन Xiaomi का दावा है कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर हार्ट रेट को भी मेजर कर लेता है, एंड अनसरप्राइजिंगली ये एक गिमिक है। मैंने अपनी फिंगर पे ये प्लास्टिक का केस लगा के हार्ट रेट को मेजर किया और इसने मेजर कर लिया। क्या ही बात है। अब डिस्प्ले वाले सेक्शन से 3 चीजें याद रखना। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस, और कहने के लिए फिंगरप्रिंट से ये हार्ट रेट को भी मेजर कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के लिए इसमें लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा चिप। अब नाम के आगे अल्ट्रा लगाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ थोड़ा फैंसी साउंड करता है। और इसके बेस वेरिएंट में 12GB LPDDR5 रैम है और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज है। तो देखो, चिपसेट अच्छा है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से Redmi थोड़ी बेटर चिप दे सकता था। अब 7200 कोई बुरा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन गेमिंग के एस्पेक्ट में आप इससे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट मत करना। मैंने Genshin Impact परफॉर्मेंस मोड पे लो ग्राफिक्स पे खेला था, काफी काम चलाऊ सा गेम प्ले था। एनिमीज बढ़ते ही म्यूजिक और गेम दोनों लैग करने लग जाते हैं। अब Genshin का तो समझ में भी आता है क्योंकि फोन मिड रेंजर है और बड़ा गेम है, तो ऑब्वियसली थोड़े हिकअप्स होंगे। लेकिन BGMI भी 90 FPS पे नहीं चलता, HDR अल्ट्रा तक ही जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस ठीक है क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पे या इससे कम भी आपको बहुत सारे गेमिंग सेंट्रिक फोन्स मिल जाएंगे, पर गेमिंग को छोड़ के फोन और कहीं नहीं अटकता। एनिमेशंस वगैरह काफी स्मूथ है और नॉर्मल यूसेज में फोन काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। परफॉर्मेंस वाले सेक्शन से आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाली चीज को याद रखना। और बेंचमार्क्स दिखा के टाइम खराब करने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। बैटरी की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो सबसे पहले तो MIUI 14 के अंदर आप स्क्रीन ऑन टाइम मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बैटरी स्टैट्स में से वो ऑप्शन ही हटा दिया है। I mean why? लेकिन एक ऐप आती है फ्रैंको कर्नल मैनेजर करके, उसका यूज करके अगर हम SOT मेजर करें तो
तो वो आता है करीब 5 घंटे के आसपास। अब ये नंबर देखने में कम लग रहा है क्योंकि जो लोग फोन कम यूज करते हैं उनका एसओटी कम ही होगा, क्योंकि उनका आइडल ड्रेन ज्यादा होता है, इसलिए उनका फोन 1-1.5 दिन तक भी चल जाता है। लेकिन जो लोग फोन ज्यादा यूज करते हैं उनको 6-6.5 घंटे का एसओटी मिलेगा, क्योंकि उनका आइडल ड्रेन कम हो जाता है, तो उन्हें फोन को थोड़ा जल्दी चार्ज करना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी इक्वेशंस हैं। और 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और फोन 0 से 50 आ जाता है 8 मिनट्स में और 0 से 100 आ जाता है 25 मिनट्स में। लेकिन ये 120 वॉट चार्जिंग वाले फोन्स की बैटरी लाइफ को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि आखिर ये बैटरी इतनी ज्यादा हीट को कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगी। बट इस सेक्शन में याद रखने की बात यह है कि 5000 mAh की बैटरी, 120 वॉट चार्जिंग, 25 मिनट्स, गुड। यूआई की बात करते हैं। सबसे पहले इस फोन में Android 14 नहीं है, 13 है। और Xiaomi आपको प्रॉमिस करता है कि आपको 3 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे। यही बात अगर Android 14 के साथ बोली जाए तो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअल में अपडेट्स 2 साल के ही हुए, क्योंकि आप पुराने Android वर्जन के साथ भी तो फोन को दे रहे हो। और दूसरी बात, आपके बिल्कुल स्टार्टिंग बजट फोन Redmi 12C को HyperOS का अपडेट मिल रहा है और आपके इस फोन को अभी तक नहीं मिला। ये कैसी स्ट्रैटेजी है? Xiaomi पहले महंगे फोन्स को अपडेट देते हैं। चलो ये तो हुई अपडेट्स की बात। दूसरा बात करते हैं एड्स की। देखो यूआई में कोई गंदे एड्स नहीं है, बस ये गेट एप्स वाले पुश नोटिफिकेशंस आते जाते रहते हैं। आपको ग्लैंस लॉक स्क्रीन मिलती है, लेकिन उसको आप बंद कर सकते हो। इसके साथ आपको इतने सारे फालतू के एप्स और गेम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। एप्स तो चलो वो वाली है जो हम जनरली इंस्टॉल कर ही लेते हैं, लेकिन ये सारे गेम्स जितने दिख रहे हैं वो सभी ब्लोटवेयर है। ऑल्दो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई कंसिडरिंग फोन का प्राइस 32,000 है। और जब आप फोन को सेटअप करते हो तो इन सभी ऑप्शंस को ऑफ रखना है और आगे इस ग्लैंस लॉक स्क्रीन वाले सेटअप को भी स्किप करना है। बाकी का एक्सपीरियंस टिपिकल MIUI जैसा ही है, कुछ खास बदला नहीं है। और डायलर आपको दोनों मिलते हैं, MIUI का भी और गूगल का भी, तो आप इजीली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्क्रीन पे ट्रिपल फिंगर होल्ड करने से आप पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हो। कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये तो चलो MIUI में बहुत पहले से हैं, लेकिन आप इसमें मटेरियल यू का यूज करके आइकन्स को थीम नहीं कर सकते। कुछ 2-4 कलर्स हैं वो दे सकते हो, वॉलपेपर के हिसाब से नहीं होता। MIUI के साथ एक वियर्ड सी चीज ये भी है कि आपकी नोटिफिकेशंस को आप लेफ्ट स्वाइप नहीं कर सकते, आपको राइट स्वाइप ही करना पड़ेगा, तब भी वो स्क्रीन से बाहर जाएगी। लेफ्ट करते ही ऊपर वाला मेन्यू खुल जाता है। इसकी क्या सेंस है मुझे नहीं समझ में आया। मैं मानता हूँ आदत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी कोई खास जरूरत नहीं थी ये करने की। एंड ओवरऑल यूआई में हैप्टिक्स की एप्लीकेशन अच्छी है। छोटी छोटी जगह पे थॉट डाला गया है कि वाइब्रेशन मोटर को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है और फिर ये फोन उसका पूरा यूज करता भी है। बस हैप्टिक्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेना, क्योंकि डिफॉल्ट वाले थोड़े अजीब से लगते हैं। फोन में स्टीरियो स्पीकर्स है जो कि अच्छे साउंड करते हैं। बॉटम और टॉप स्पीकर दोनों से वॉल्यूम सिमिलर आती है, यानी कि साउंड को अच्छे से डिवाइड किया गया है। लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे नोटिस हुई, जैसे जैसे स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्क्रीन में एक वाइब्रेशन सी फील होती है। अब मैं ये चीज किसी भी तरीके से दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ये स्क्रीन अजीब सी वाइब्रेशन सी फील करवाती है। तो स्पीकर के सेक्शन से आपको इतना याद रखना है कि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं। नेटवर्क इस फोन में अच्छा आता है, 5G पे भी ये सही स्पीड्स दे देता है और वाईफाई की रेंज वगैरह सही डिस्टेंस तक कैप्चर कर लेता है। और कुछ लोगों को प्रॉक्सिमिटी सेंसर में इश्यूज आ रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। आप खुद ही देख सकते हो, आई डोंट थिंक सो आपको कॉल्स वगैरह में कोई खास परेशानी होने वाली है। और फोन में NFC भी है, तो कार्ड पेमेंट्स में ये आपका काम आसान कर देगा। अब हम कैमरास की बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको 3 कैमरास मिलते हैं। एक 200 मेगापिक्सल का मेन OIS कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। हाँ जी, अभी भी कंपनीज आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देना चाहती है। Whatsoever। एक बार फोटोज देखते हैं। अब मैं सही बताऊं तो मेरे को कैमरा उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगता है कि इसके सॉफ्टवेयर को अभी थोड़े और काम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी फोटोज सॉफ्ट हैं और HDR भी बैलेंस नहीं है। कई बार हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो जाते हैं, कई बार शैडोज में डिटेल्स नहीं रहती, लेकिन फोटोज के कलर नेचुरल साइड पे रखे जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा सैचुरेशन ये ऐड नहीं करता, जो कि एक अच्छी चीज है। फोटोज थोड़ी वार्म साइड पे रहती है और इनका एक्सपोजर भी हल्का सा ज्यादा होता है। अब 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरा का तो आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके कलर्स मेन कैमरा से मैच नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसे सिनेरियोज भी देखे हैं जिसमें अल्ट्रा वाइड के कलर मेन कैमरा से बेटर आ गए और डायनामिक रेंज वगैरह मेन सेंसर जैसी सेम ही है, कोई खास फर्क वहां पे नहीं आता। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन ठीक है, कलर्स वगैरह भी सही आते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक टेलीफोटो कैमरा नहीं है तो आपको पोर्ट्रेट मोड को 1x में ही खींचना पड़ेगा और 1x में पोर्ट्रेट फोटोज लेने का उतना मजा नहीं आता। Xiaomi अगर अपडेट से सेंसर क्रॉप 2x जूम भी डाल दे तो भी चलेगा, एटलीस्ट कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए, क्योंकि जूम फोटोज के लिए भी तो ये लोग यही कर रहे हैं। इसकी कैमरा ऐप में आपको 2x और 4x जूम करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये डिजिटल नहीं है। Xiaomi ने यहाँ पे अपने बड़े 200 मेगापिक्सल सेंसर का काफी अच्छे से यूज करा हुआ है। ये 2x जूम के लिए सेंटर क्रॉप यूज कर रहा है और 4x के लिए और फर्दर सेंसर को क्रॉप कर रहे हैं, जिससे कि ये डिजिटल से थोड़ी बेटर बन जाती है। और आप रिजल्ट्स में देख भी सकते हो, 2x वाली फोटोज तो डिटेल्ड है,
4x वाली में भी यूजेबल इमेजेस हमें दे देता है। एप्पल ने ये सेंसर क्रॉप वाली चीज करके काफी ठीक किया है। एटलीस्ट अब ये कंपनीज बड़े सेंसर का यूज तो करती हैं। वैसे आप इससे 200 मेगापिक्सल की फोटोज भी ले सकते हो, जिसमें डिटेल्स ऑफ कोर्स काफी ज्यादा रहेंगी, लेकिन फिर सर्टेन सिचुएशंस में नॉइस और डायनामिक रेंज सफर करती है। सेल्फीज की बात करें तो वो आई प्लीजिंग तो है, मतलब उनको ऐसे बनाया गया है ब्राइट सा करके कि वो लोगों को काफी अच्छी लगे। स्किन टोन को थोड़ा फेयर साइड पे रखना, स्किन की इनकंसिस्टेंसीज को छुपाना, ये सब यहाँ पे हो रहा है। ऑल्दो डायनामिक रेंज इतनी सही नहीं है, ये इन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स करनी पड़ेगी। वीडियोस का बताऊं तो आपको बैक कैमरा में 4K 30 FPS मिलता है विद OIS, और फ्रंट में आपको 1080p 30 FPS मिलता है, जो कि 4K होना चाहिए था। लेकिन जहां 4K है वहां पे टिपिकल ठीक ठाक वीडियोस बन जाती हैं। OIS उतने अच्छे से काम नहीं करता। जैसे जैसे आप चलते हो आप वो फुटस्टेप्स वीडियो के अंदर फील कर सकते हो, और कई बार वीडियोस थोड़ी ओवर शार्पन भी लगती है। अब इस कैमरा वाले सेक्शन से आप सिर्फ 200 मेगापिक्सल का एक नंबर याद रख लो। सो नाउ, जितनी भी चीजें मैंने आपको याद रखने को कही थी उन्हें एक बार रिकॉल करो। ये रही आपके सामने लिस्ट। अब सोचो आप एक शॉप पे गए और आपने बोला कि मुझे एक 30,000 तक का फोन चाहिए, और शॉपकीपर जब आपको ये डिजाइन दिखा के बोलेगा कि इसमें आपको एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 120 वॉट की चार्जिंग मिलती है, कर्व्ड स्क्रीन मिलती है, फिंगरप्रिंट से हार्ट रेट मेजर कर लेते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या एक ऑफलाइन कंज्यूमर इंप्रेस नहीं होगा? पहले तो वो डिजाइन से ही बड़े खुश हो जाएंगे, और उसके बाद ये सब सुन के तो उनको मजे ही आ जाएंगे, एंड उम्मीद है कि फोन बिक जाएगा। याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि Xiaomi ऑफलाइन पे काम करने जा रहा है, और ये फोन वही चीज दिखाता है। ऑनलाइन के हिसाब से यस, ये फोन थोड़ा महंगा है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट को ये फोन काफी अच्छे से टारगेट करता है। और अगर Xiaomi की ये स्ट्रेटेजी नहीं होती तो वो Poco X6 Pro जैसा फोन Note 13 सीरीज के इतना पास आके लॉन्च ही नहीं करते। Poco की ऑडियंस अलग कर दी है और Redmi की ऑडियंस अलग कर दी है। तो अब Redmi से हम वैल्यू फॉर मनी वाली एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ब्रांड ग्रो करने के लिए अडेप्ट कर रहा है, एंड ऑनेस्टली करना ही पड़ेगा। और रही बात इस फोन की, तो इसे रिकमेंड करने के लिए इसको अभी एक अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है, जो कि इसके कैमरा और डिस्प्ले शार्पनेस वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। फोन ठीक है, लेकिन अपने प्राइस को इतने अच्छे से ऑनलाइन मार्केट में ये जस्टिफाई नहीं कर पाता। कुछ दिनों में प्राइस कम हो जाएगा तब ले लेना, लेकिन अभी जिस हिसाब का इसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये फोन थोड़ा सा महंगा है। आई होप आपको ये रिव्यू प्लस स्ट्रेटजी वाला कॉम्बो अच्छा लगा होगा। बाकी ठीक है, फिर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।